नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। कोरोना का कहर जारी है। भारत में मरने वालों की संख्या आज 2 लाख के पार हो चुकी है। भारत के हर हिस्से में कोरोना जमकर कहर बरपा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। रिपोर्ट देखिए आप। देश में कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों का आंकड़ा मंगलवार को 2 लाख के पार हो गया। भारत दुनिया का चौथा देश है जहां इस महामारी के चलते 2 लाख से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। अब तक 2,01,165 लोगों की मौत इस महामारी से हुई है। अमेरिका में सबसे ज्यादा 5,87,000, ब्राजील में 3,95,000 और मैक्सिको में 2,15,000 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों, मौतों और रिकवरी का भी रिकॉर्ड आंकड़ा सामने आया है। इस दौरान 3,62,757 नए मरीज मिले और 3,285 लोगों की मौत हो गई। ये पहली बार है जब एक दिन के अंदर 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि इस बीच 2,62,039 लोग ठीक भी हुए। रिकवरी का ये आंकड़ा अब तक का सबसे अधिक है। देश में कोरोना महामारी के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 24 घंटे में कुल 3,62,000 नए केस आए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में कुल 3,285 लोगों की मौत हुई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल ठीक हुए लोगों की संख्या भी 2,62,000 के करीब हो गई है। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 1,79,000 है, जबकि अब तक ठीक हुए लोगों की संख्या 1,48,00,000 है। भारत में अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत इस महामारी की वजह से हुई है। अभी इलाज करा रहे मरीजों की कुल संख्या 29,72,000 है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना की बात करें तो यहाँ भी वो अपना कहर बरपा रहा है। हर दिन मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे के मामलों पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ में 14,893 नए केस सामने आए हैं, जबकि 246 लोगों की मौत इस कातिल कोरोना की वजह से हुई है। पूरे प्रदेश में कोरोना से अब तक 7,782 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से कुल 6,82,339 लोग संक्रमित हुए। अब तक 5,55,489 मरीजों ने कोरोना को पराजित किया और स्वस्थ हुए। फिलहाल छत्तीसगढ़ में 1,19,068 एक्टिव केस है। वहीं बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 13,417 नए केस सामने आए हैं, जबकि 98 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा है। 24 घंटे में 11,577 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक कुल 5,25,407 संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 4,25,812 मरीजों ने कोरोना को हराया है। एमपी में अब तक कोरोना से 5,319 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल एमपी में 94,276 एक्टिव केस है। देश के साथ साथ एमपी छत्तीसगढ़ में केस लगातार बढ़ रहे हैं और मरने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में संभावना यही है कि 1 तारीख से शुरू होने वाला वैक्सीनेशन का महाअभियान ही कोरोना को पराजित कर पाएगा। लिहाजा जरूरी है कि हम और आप खुद को वैक्सीनेट कराएं। वैक्सीनेशन और समय समय पर जारी की गई गाइडलाइन से ही हम कातिल कोरोना को हरा पाएंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। तो पूरे देश में कोरोना से त्राहिमाम हो रहा है। हर तरफ, हर प्रदेश में अगर देखें तो स्थिति इतनी ज्यादा भयावह है कि सरकार भी इस बात को नहीं समझ पा रही कि आखिर स्थिति को कंट्रोल में कैसे किया जाए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हालात भी कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता दीप्ति चौरसिया भोपाल से जुड़ गई हैं और दुर्गेश हमारे संवाददाता जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दीप्ति, आप ही से समझने की कोशिश करते हैं। मौत का आंकड़ा मध्य प्रदेश में अब तक 5,319 है। सरकार की ओर से उठाए गए सभी कदम पूरी तरीके से नाकाफी यहां पर नजर आ रहे हैं। सरकार को अंदाजा नहीं था या फिर हालात अब सुधरने की कोई उम्मीद यहां पर नजर नहीं आ रही है? देखिए गुंजन, अंदाज़ा बिल्कुल किसी ने भी इस बात का नहीं लगाया, क्योंकि सेकेंड वेव आएगी इस बात के लिए WHO ने कहा भी था, लेकिन सरकार इस बात का अंदाज ही नहीं लगा पाई। ना प्रशासन इस बात का अंदाज लगा पाया, ना हेल्थ डिपार्टमेंट लगा पाया कि आखिर सेकेंड वेव कितनी खतरनाक हो सकती है। और जहाँ तक हालात सुधरने की बात है गुंजन, तो अभी ऑक्सीजन के जो है 6 टैंकर आए, जिसमें से 2 जबलपुर गए बोकारो से और 4 जो है भोपाल में आ रहे हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये डिमांड जो है ऑक्सीजन और इंजेक्शन
ऑक्सीजन की ये बढ़नी नहीं चाहिए और ये डिमांड तब कम होगी जब इन्फेक्टेड लोगों की संख्या में कमी आएगी। लॉकडाउन लगे काफ़ी लंबा समय हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके जो इन्फेक्टेड पेशेंट हैं या जो एक्टिव पेशेंट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं और हर दिन नए केस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगर इसमें अंतर नहीं आया, नए केस कम नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं फिर से इंजेक्शन और ऑक्सीजन की सप्लाई में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर से डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। हालांकि अभी भी बहुत अच्छे हालात नहीं हैं, अभी भी बेड ढूंढने के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है और जिनके पास बेड है उनको अभी भी ऑक्सीजन और इंजेक्शन के लिए परेशान होना पड़ रहा है। और उस पर से जो दूसरी बड़ी समस्या है वो ये है कि इन्फेक्शन का रेट, मतलब इन्फेक्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है, पेशेंट कम नहीं हो रहे हैं, नए पेशेंट। तो ये अपने आप में एक बड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि जब तक नए पेशेंट कम नहीं होंगे तब तक कितनी ही सुविधाएं कर लें, कितनी ही हेल्थ इश्यूज, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ा ले सरकार, लेकिन डिमांड और सप्लाई का गैप लगातार बना रह सकता है। यानी कि कोरोना की जो चेन है उसका टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिशें तो उसको लेकर लगातार की जा रही हैं, लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है, लेकिन वो कोशिशें यहाँ पर काफ़ी नज़र नहीं आ रही है। ठीक है दुर्गेश, जबलपुर के इस वक्त किस तरीके के हालात बने हुए हैं, वहाँ पर अस्पतालों में क्या स्थिति है, इसके साथ साथ प्रशासन की तरफ से वहाँ कैसी सख्ती बरती जा रही है? देखिए गुंजन, जबलपुर के हालात भी सामान्य नहीं है। रोजाना नए संक्रमित मरीजों का एक रिकॉर्ड कायम होता है। पिछले 24 घंटे की बात कर लें तो 795 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। लेकिन गुंजन, यहाँ सोचने वाली बात यह है और हैरान करने वाली बात है कि तकरीबन 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं लॉकडाउन लगाए हुए पूरे जबलपुर जिले में। पूरा बाजार बंद है, तमाम केवल अत्यावश्यक सेवाओं के अलावा और किसी तरह की व्यापारिक गतिविधि जबलपुर में नहीं हो रही है। आना जाना भी बहुत लिमिट में है। जबलपुर जिले में जो लोग आ भी रहे हैं या तो वो इलाज के संबंधित आ रहे हैं या फिर किसी बेहद जरूरी काम से आ रहे हैं। इसके बावजूद भी पिछले तकरीबन 10 दिनों से नए संक्रमित मरीजों को मिलने का जो आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा है। 750, 800, 825, 820 इस तरह से रोजाना तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं। ये इस तरह से मामले संक्रमित सामने आ रहे हैं। इससे ये बात साबित हो रही है कि कहीं ना कहीं जो कोरोना है वो इतना ज्यादा बेकाबू हो चुका है या इतना ज्यादा फैल चुका है कि उस पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन भी अब कारगर साबित नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, हमने पिछले साल देखा था गुंजन कि जब लॉकडाउन लगा था तो अचानक जो नए संक्रमित मरीजों के मिलने की संख्या थी उसमें गिरावट दर्ज की जा रही थी। और एक समय ऐसा भी आया कि जबलपुर में 3 से 4, 5, 8, 10 मैक्सिमम मरीज सामने आ रहे थे। तो ये बात साबित हो रही थी कि संक्रमण रुका है। लेकिन इस बार तो बिल्कुल जस्ट उल्टा ही समझ में आ रहा है कि लॉकडाउन लगने के बावजूद उम्मीद से कुछ जिलों में कुछ वक्त का लॉकडाउन भी लगाया गया था कि हालात शायद कुछ सुधरेंगे, लेकिन इस वक्त स्थिति ऐसी नजर नहीं आ रही कि लॉकडाउन भी अब बेअसर यहाँ पर साबित हो रहा है। ठीक है, आदित्य नामदेव भी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, छत्तीसगढ़ में मौत के आंकड़े अगर अब तक देखें तो 7,782 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं, जो कि मध्य प्रदेश से भी ज्यादा है। जबकि अगर देखें तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से काफी छोटा राज्य है। कैसे सरकार इन मौत के आंकड़ों को कंट्रोल में करेगी, क्योंकि संक्रमितों की तो बात ही छोड़ दी जाए, हर दिन 14,000 15,000 संक्रमित सामने आ रहे हैं। देखिए, पिछले साल जब कोविड की पहली लहर आई थी तब छत्तीसगढ़ से कम मरीज मिलते थे, मध्य प्रदेश से ज़्यादा मरीज मिलते थे। अचानक देखिए इस साल जस्ट उल्टा हो गया। छोटा सा राज्य छत्तीसगढ़, बमुश्किल 30% 35% होगा क्षेत्रफल के आधार पर भी, जनसंख्या के आधार पर भी। उसके बाद भी देखिए 246 मौतें। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, टेस्टिंग की रफ्तार जो बढ़ी है ये बहुत पॉजिटिव साइन है छत्तीसगढ़। कम से कम पता तो चल रहा है कितने लोग पॉजिटिव हैं, लेकिन मौत के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, विपक्ष का साफ तौर पर यही आरोप है कि 246 मौत जो सरकार बताई है कल, इसके अलावा लगभग 2 गुनी मौत हो रही, 2 गुनी से ज़्यादा मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। खैर ये तो राजनीति का विषय है, लेकिन 246 मौत भी बहुत बड़ी मौत होती है। देखिए बहुत सारी मौत होती है। रायपुर, दुर्ग ये केंद्र बन चुके हैं। रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव, बिलासपुर, यहाँ मौत सबसे ज़्यादा हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले बिलासपुर के एक वरिष्ठ पत्रकार का निधन हो गया। पत्रकारों की मौत भी अचानक बढ़ रही है। हालांकि कल जब मुख्यमंत्री से पत्रकारों की चर्चा हो रही थी तो उन्होंने इस बारे में कहा कि बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। लेकिन देखिए, फील्ड पर आपको जाना है, कितनी भी आप सावधानी बरतिए, कहीं ना कोई गलती हो जाती है और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ता है। अभी भी देखिए थोड़ा सा ऑक्सीजन बेड्स का थोड़ा सा भी रिलीफ हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़, कल रायपुर में भी देखिए 1400 के आसपास मरीज जो हैं वो सामने आए हैं। ऑक्सीजन बेड्स की कमी अभी भी बनी हुई है, इसलिए क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन तो है, सिलेंडर की कमी है और ऑक्सीजन बेड आपको और तैयार करने पड़ेंगे। 13,000 का लक्ष्य पिछले साल सरकार ने रखा था। अभी तक हम केवल और केवल
7,000 ही बना पाए, हमें युद्ध स्तर पर काम करना होगा। क्योंकि देखिए ये अभी मान के चले कि आपको आने वाले समय में ये तो लहर 2 आई, हो सकता नवंबर में तीसरी आ जाए, अगले साल मार्च में फिर चौथी लहर आ जाए। बनी हुई है कि टेस्टिंग को तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन वैक्सीनेशन इतना कम हो गया है। वैक्सीनेशन को हम ये मान के चल रहे हैं कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र रास्ता बच रहा है इस वक्त संक्रमित होने से बचने के लिए और लोगों की जिंदगी ना जाए इसलिए, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी छत्तीसगढ़ में धीरे हो गई है। ठीक है आदित्य, लौटेंगे आपके पास। अशोक मिश्रा जी हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत आपका, आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले दुर्गेश, जबलपुर के हालात आपने बताए। वैक्सीनेशन अब 1 मई से 18+ वालों को होना है, उसको लेकर सरकार को बहुत सारी तैयारी करने की जरूरत है। इस वक्त अस्पताल में तो सरकार को तैयारी करनी ही है, लेकिन वैक्सीनेशन किस तरीके से होगा यह भी बड़ा चुनौतीपूर्ण सरकार के लिए रहेगा। बिल्कुल गुंजन, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए इसके पहले जब एक पहले चरण में केवल डॉक्टर को, नर्सिंग स्टाफ को, फिर उसके बाद सेकंड जो चरण शुरू हुआ उसमें बाकी कोरोना वॉरियर्स को, फिर 45 साल और 60 साल से ऊपर बुजुर्गों को लगाने का टीकाकरण शुरू हो गया था। लेकिन इस दौरान कई जगहों पर यह शिकायत सामने आई, जब 45 के पार लोग टीका लगाने जाने लगे तो कई वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन नहीं पहुंच रही थी, कई वैक्सीनेशन सेंटर्स में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, संख्या अचानक जो है टीकाकरण केंद्रों में बढ़ गई थी। हालात हमने जबलपुर के ही ये देखे कि जबलपुर के जिला विक्टोरिया अस्पताल में जो सबसे बड़ा टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, वहां पर एक दिन में सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंच गए थे और उसका ही नतीजा था कि संक्रमण फैला, और संक्रमण का नतीजा आज हम देख रहे हैं कि रोजाना लोग बढ़ रहे हैं। अब जब 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है तो स्वाभाविक बात है अब कोई क्राइटेरिया नहीं बचा है, जो 18+ है वो जाकर वैक्सीन लगवाए, रजिस्ट्रेशन कराए, वैक्सीन लगाए। ऐसे में प्रशासन के सामने 2 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहला तो ये कि वैक्सीन की उपलब्धता हर टीकाकरण केंद्र में होना चाहिए, और इतनी होना चाहिए कि संख्या यदि अचानक बढ़ भी जाती है लोगों की तो हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए। दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था हो, मास्क की व्यवस्था हो, और या अचानक भीड़ ना बढ़े, इस चीज की व्यवस्था हो, ये प्रशासन के सामने 2 सबसे बड़ी चुनौती है। तो पहला तो ये है कि वैक्सीन की उपलब्धता प्रदेश में इतनी पर्याप्त हो जाए कि हर एक व्यक्ति जो वैक्सीन लगाने पहुंच रहा है उसे वैक्सीन लग जाए, क्योंकि 1 डोज से कुछ नहीं होना गुंजन। 2 डोज लगवाने के बावजूद भी 15 दिन तक आपको पूरी तरीके से सेफ रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बनेगी या वैक्सीन अपना काम करना शुरू करेगी। लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है, क्योंकि हमने देखा कि 45+ के लोग भी बहुत ज्यादा संख्या में नहीं निकले थे घरों से वैक्सीन लगवाने के लिए। बहुत सारे भ्रम आज भी लोगों के जहन में वैक्सीन को लेकर। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अशोक मिश्रा जी, इस वक्त अगर देश में देखें तो डेथ रेट इतना ज्यादा और इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, सर डेथ रेट बढ़ने की इतनी वजह क्या है? क्योंकि पिछली बार भी कोरोना की जब पहली लहर थी तो लोग संक्रमित हो रहे थे लेकिन ठीक होते जा रहे थे, लेकिन अब लोगों की सीधे जान जा रही है। देखिए, इसमें बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे काफ़ी लोग जिनको सिम्टम आते हैं वो अपने घरों में ही बने रहते हैं और चिकित्सक से नहीं मिलते, अस्पतालों में नहीं जाते, जांच नहीं कराते। जब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तब वो अस्पतालों में पहुंचते हैं। उस समय कई बार ये स्थिति होती है कि चिकित्सक जी जान से मेहनत करने के बाद भी ऐसे मरीजों को बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है। तो समझदारी इस बात में है कि जब सिम्टम प्रारंभ हो, लक्षण प्रारंभ हो, बुखार आए, खांसी हो, गला खराब हो, जुकाम हो, दस्त हो, उल्टी हो, कोई भी ऐसा असामान्य लक्षण हो तो तुरंत अस्पताल में जाकर हम अपनी जांच कराएं, और जांच कराने के बाद यदि पॉजिटिव आते हैं तो आइसोलेट हो जाएं, लक्षण कम है तो घर में रहें, और अगर लक्षण ज़्यादा हैं तो अस्पताल में चिकित्सक उनको अपने आप भर्ती करेंगे। और ऑक्सीजन मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। SpO2 नापते रहें और पल्स ऑक्सीमीटर से ये देखते रहें, अगर 94 से नीचे जाती है तो चिंता की बात है, अदरवाइज चिंता की बात नहीं है। लेकिन हल्ला मचाना या भीड़ मचाना, ये भी है ना कि अस्पतालों में तो बहुत ज्यादा जगह है नहीं। लोगों के जहन में एक सवाल भी आ रहा है कि अस्पताल में जाकर रहेंगे, इससे बेहतर हम घर पर ही इलाज कर लें, घर पे हम अपना बेहतर इलाज कर पाएंगे। और जो बात आप कह रहे हैं कि इतना लेट हो जाते हैं लोग अस्पताल तक पहुंचने में कि उनको बचाना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी इस बीच की परिस्थिति के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, एक जो आप ये कह रही हैं अस्पतालों में भीड़ है, ये सही है कि अस्पतालों में भीड़ है, लेकिन कई मरीज ऐसे हैं जिनको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी तरह से दबाव बना के अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं जिनको ज़रूरत नहीं है। और ऐसे मरीज उनकी वजह से और भर्ती होने के बाद वो
जब उनको छुट्टी की जाती है तो कई बार वो रुकने के लिए दबाव बनाते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो ज़रूरतमंद मरीज है, जिसको वाकई में ज़रूरत है, वो मरीज भर्ती नहीं हो पाता और परेशान होता है। जब तक अस्पताल में अगर बेड नहीं मिलता है, कोई परेशानी होती है, तो एक प्रोनल ब्रीदिंग वाली बात होती है, जिसमें पेट के बल लेट जाएं हम और सीने के नीचे एक तकिया लगा लें, पैरों के नीचे तकिया लगा लें और सांस लेते रहें, तो उससे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ता है ब्लड के अंदर, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर बढ़ जाती है। इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर संक्रमण ज़्यादा बढ़ रहा है तो हम घर में इलाज ना करें। लेकिन अगर संक्रमण नहीं है, ज़्यादा लक्षण बहुत कम है, हल्का फीवर है और कोई हमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ठीक है, तो हम अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रयास ना करें। ठीक सर। विनोद भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से। विनोद, ग्वालियर में हालात ऑक्सीजन को लेकर पिछले दिन काफी ज्यादा खराब हुए। ग्वालियर में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई। फिलहाल अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर? क्या ऑक्सीजन की आपूर्ति वहां हो पाई है? देखिए गुंजन, जहां तक ऑक्सीजन की बात है तो ग्वालियर में अभी ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है और ज्यादातर प्राइवेट अस्पतालों में 1 या 2 घंटे या 3 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई थी कल रात तक। रात में बताया गया था प्रशासन की ओर से कि एक और टैंकर आएगा जिससे ऑक्सीजन की पूर्ति की जाएगी। अब वो टैंकर अभी तक पहुंचने का कोई समाचार नहीं मिला है। और जहां तक लोगों की बात है तो वाकई में लोग बहुत परेशान हैं, बहुत मुश्किलों में हैं, जिनके पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में बेड तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो वो भर्ती से इनकार कर रहे हैं। कई निजी अस्पतालों ने तो अपने मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया है, जबरिया डिस्चार्ज कर दिया है कि जाइए भैया, हम नहीं बचा पाएंगे। ऐसे में मरीजों के सामने बहुत मुश्किल है। मैं अपने विशेषज्ञ की बात सुन रहा था, जैसा कि वो बता रहे थे कि ज्यादा जरूरी नहीं है तो अस्पताल में भर्ती ना हो, लेकिन ग्वालियर में मैं आपको बता दूं गुंजन, करीब 15 से 20 फोन रोज मेरे पास आते हैं जिसमें लोग ये कहते हैं कि 3-4 दिन से हमें हल्का बुखार आ रहा था, अचानक सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो लोगों को इस तरह का मैसेज अगर जाएगा कि वो अस्पतालों में जल्दी भर्ती ना हो, तो उसके परिणाम हमें ये देखने को मिल रहे हैं कि 2-4 दिन लोग घर पे बिता रहे हैं बुखार में और थोड़ी थोड़ी पीड़ा में। अचानक उनकी सांसें थम रही हैं, अचानक जो सैचुरेशन है वो उनका कम हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल अचानक उनका घट जाता है और फिर अस्पतालों में बेड नहीं मिलता। ऐसे तमाम लोगों की मौत ग्वालियर में हो चुकी है। तो उन्हें कहीं ना कहीं घर पे क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है। कई घरों में तो ऑक्सीमीटर नहीं मिलेगा, पल्स रेट चेक करने के इंस्ट्रूमेंट उनके पास नहीं होंगे, हर आदमी के पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं होते। और ऑक्सीजन की कमी पूरे शहर, पूरे जिले में ही नहीं बल्कि ग्वालियर के आसपास जितने भी जिले हैं वहां भी देखी जा रही है। तो जितनी मौतें हो रही हैं उसमें सर्वाधिक संख्या ऐसे लोगों की है जिन्हें ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल पा रही। ठीक है विनोद, आपके इस सवाल का जवाब अशोक मिश्रा जी से ही ले लेते हैं। सर, ऐसी स्टेज कब आती है जब मरीज को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब उसको अस्पताल जाने की सख्त ज़रूरत है? क्योंकि ये बात तो बिल्कुल ठीक है, घर पर उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती, ऑक्सीमीटर नहीं मिल पाता, इसके अलावा ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी। शुरुआत में लोग ठीक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन अचानक से तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ रही है कि फिर अस्पतालों में भी जगह नहीं है और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। तो ऐसा कौन सा स्टेज है जिसपे आम जनता को या मरीज को ये समझ जाना चाहिए कि अब अस्पताल जाने की सख्त जरूरत है? देखिए, सांस लेने में दिक्कत अगर होने लगे, पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है मान लीजिए, तो ये इतना महंगा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आज की तारीख में जब हम इलाज कराने निकलते हैं तो काफ़ी लोग प्राइवेट में भी करा रहे हैं, हज़ारों रुपये खर्च कर रहे हैं। और तो बेहतर ये है कि 1500 रुपये में एक पल्स ऑक्सीमीटर खरीद लें, एक थर्मामीटर खरीद लें, 100-200 रुपये का आता है, और उससे अपना टेम्परेचर नोट करते रहें, चार्ट बनाएं, हर 4-4 घंटे में टेम्परेचर लें। पल्स ऑक्सीमीटर से ये देखें कि 94% से नीचे अगर ऑक्सीजन हमारा जा रहा है तो चिंता की बात है, अदरवाइज चिंता की बात नहीं है। अगर वो भी जा रहा है और ऑक्सीजन का बेड हमको नहीं मिल पा रहा कहीं अस्पताल में, उस कंडीशन में अक्सर भर्ती कर लिया जाता है। लेकिन अगर वो भी नहीं मिल पा रहा है तो प्रोनल पोजीशन में लेटकर, यानी पेट के बल लेटकर, हम एक तकिया सीने के नीचे लगाएं, एक तकिया पैरों के नीचे लगाएं और उसके बाद गहरी गहरी सांसें लें और घंटे 2 घंटे इस काम को करें तो हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है
इस एक्सरसाइज को हम फिर दाएं करवट लेटें, बाएं करवट लेटें, ये एक्सरसाइज हम करें तो ये निश्चित रूप से ये प्रमाणित है कि इस तरह से ऑक्सीजन लेवल ब्लड में बढ़ जाता है और जहाँ तक है ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हमारी तबीयत खराब हो रही है, हम 6 मिनट तक मैं एक निवेदन और करना चाह रहा हूँ, अगर हम 6 मिनट तक पैदल चलते हैं और सांस हमारी बहुत उखड़ने लगती है, उखड़ने से इतनी उखड़ने लगती है, सांस में तकलीफ इतनी होने लगती है कि चल नहीं पाते हम, उस कंडीशन में ज़रूर हम अस्पताल में जाएं, लापरवाही नहीं करें। ऑक्सीजन का लेवल अगर नीचे जा रहा है तो हम चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। ठीक सर। सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे कोल्ड ओपीडी चल रही है, वहाँ पे आपको बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी अशोक जी आपने दी है। इससे बहुत ज्यादा लोगों को, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं इस वक्त मरीजों के जहन में, आम जनता के जहन में कि करें तो करें क्या, अगर संक्रमित हो जा रहे हैं तो अस्पताल जाएं, घर पर रहें, कैसे इलाज करें, बड़े सारे सवाल इस वक्त बने हुए हैं। दीप्ति, आपके पास आएंगे। इस वक्त वैक्सीनेशन सबसे महत्वपूर्ण एक जरिया नजर आ रहा है जिससे कहीं ना कहीं खुद को बचाया जा सकता है। आज से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन आज शाम 4 बजे से शुरू हो जाएंगे। क्या जनता के अंदर उतनी वैक्सीनेशन को लेकर भी जागरूकता है, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। 45 साल से ऊपर के लोगों को हमने देखा, जितनी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए थी उतना ज्यादा लोग आगे नहीं आए, जितना कि वैक्सीन का इंतजार उस वक्त में किया जा रहा था कि वैक्सीन आएगी तो हम कोरोना से निजात पा लेंगे। देखिए गुंजन, वैक्सीनेशन तो निश्चित ही एक जरिया हो सकता है चेन को ब्रेक करने का, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये कोरोना इतनी तेज़ी से बढ़ा है सेकेंड वेव का, तब से पिछले 15-20 दिनों में वैक्सीनेशन काफ़ी कम देखा जा रहा है। जो एक टीकोत्सव मना था उसके बाद से वैक्सीनेशन उस तेज़ी से नहीं हो रहा है। कई सेंटर्स पे वैक्सीन ख़त्म हो जाती है, कई सेंटर्स पे लोगों का इंतज़ार होता है लेकिन लोग नहीं आते हैं। और तीसरी बात, ये जो लॉकडाउन लगा है इसमें इतने सारे रास्ते अलग अलग जगहों से बंद किए गए हैं कि कई बार वैक्सीनेशन सेंटर तक लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो निश्चित ही वैक्सीनेशन एक जरिया माना जा रहा है। 18 साल से ऊपर के लोगों को जो 1 तारीख से लगेगा, रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं आई है कि ये कहाँ कहाँ होगा। जिन सेंटर्स में हो रहा उन्हीं में होगा या इसके लिए कुछ अलग से जो है सेंटर्स बनाए जाएंगे, कहाँ पहुँच के वैक्सीनेशन होगा, या फिर मतलब घर के सबसे पास में कहाँ पर वैक्सीनेशन मिलेगा। इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अभी पुख्ता तौर पर आई नहीं है सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से। लेकिन हाँ, ब्रेक करने को, चेन ब्रेक करने का एक सबसे बड़ा जरिया वैक्सीनेशन हो सकता है। लॉकडाउन की कोशिशें तो इस वक्त काफ़ी नाकाफ़ी दिखाई दे रही हैं। दूसरा एक और बड़ी चीज़ है गुंजन, जो ये लग रहा है कि जिस तेज़ी से अब आइसोलेशन सेंटर बन चुके हैं, हो सकता है कि उसके कारण एक संक्रमण अब कम हो, क्योंकि कई बार बड़ी अजीब सी स्थितियाँ हैं, लोग घरों में रह नहीं पाते हैं, घर छोटे हैं, वहाँ पर आइसोलेशन नहीं हो पाता है, एक दूसरे को इन्फेक्ट करते हैं। तो हो सकता है कि ये भी एक जरिया बने कि किसी तरह चेन और इस ब्रेक हो। तरीके से चेन को भी तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल ठीक आदित्य आपने। आदित्य, जल्दी से थोड़ा सा समझने की कोशिश आपसे करेंगे। छत्तीसगढ़ में जैसे हालात बने हुए हैं उसको लेकर ये भी नजर नहीं आ रहा है कि 1 मई से वैक्सीनेशन भी वहां पर शुरू हो पाएगा, क्योंकि अभी तक केंद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। अगर वैक्सीनेशन लेट होता है 10 या 15 मई तक कोरोना एकदम अपने पीक पर होगा, हालात अभी बिगड़ते जा रहे हैं, उस वक्त तक कैसे सरकार कंट्रोल करेगी? देखिए, अभी की खबर एक आ रही, सुंदरनगर स्कूल है यहाँ पर, यहाँ वैक्सीनेशन सुबह 10 बजे से होना था, शाम को 5 बजे तक। अभी वहाँ के पार्षद ने पीसीएमएचओ को फ़ोन किया कि वैक्सीन जो है खत्म हो चुकी है। केवल शुरू में 2-4 लोगों का वैक्सीनेशन हो पाया, उसके बाद वैक्सीनेशन खत्म हो गया, वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया। बाद में सीएमएचओ ने कहा कि वैक्सीन की कमी है, मैं दिखवाती हूँ वैक्सीन कब तक पहुँचेगी। तो ये जो एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है रायपुर में, अभी तो आपको 1 मई से 18+ का रजिस्ट्रेशन शुरू करना, 18+ को आपको वैक्सीन लगाना, आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन जो 45+ वाला जो आपका है, फ्रंटलाइन वॉरियर्स वाला है, वो भी बहुत कम हो रहा है। कल हमने देखा केवल 27,111 वैक्सीनेशन हुआ। मतलब साफ है वैक्सीन की कहीं ना कहीं कमी बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार जो हैं ये बिल्कुल गलत बता रहे हैं कि वैक्सीन हमारे पास है। छोटे छोटे सेंटर्स पे वैक्सीनेशन खत्म हो गई है, वैक्सीनेशन बंद कर दी गई है। रायपुर राजधानी का ये हाल है, तो बाकी गाँव का तो आप छोड़ दीजिए कि क्या हाल होगा। टेस्टिंग भी बहुत कम कर दी गई है, शहर शहर में टेस्टिंग हो रही, गाँव में टेस्टिंग बिल्कुल बंद हो गई। कल भानु प्रतापपुर से एक तस्वीर आई थी,
टेस्टिंग करने कुछ लोग वहां पर गए थे, सरकार स्वास्थ्य विभाग के, वहां पर कुल्हाड़ी लेकर ग्रामीणों ने दौड़ाया। तो ये भ्रांतियां भी गांव में है, दिक्कतें भी बहुत ज्यादा हो रही है। 18+ के वैक्सीनेशन के लिए पूरा छत्तीसगढ़ स्टेट तैयार है, लेकिन सरकार के पास जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, और वो लगता नहीं कि 3 दिन में पहुंचेगी, मतलब साफ है कि 1 तारीख से जो वैक्सीनेशन होने वाला है वो कहीं ना कहीं खटाई में पड़ जाएगा। छत्तीसगढ़ होगी कि किस तरीके से वैक्सीन लगाई जाएगी, वहीं केंद्र सरकार को भी राज्यों की मदद करनी होगी, क्योंकि अगर वैक्सीन ही नहीं होगी तो किस तरीके से वैक्सीन लग पाएगी। सबसे बड़ी चुनौती यही रहने वाला है। 18+ के लोगों को वैक्सीन तो लगेगी, लेकिन वैक्सीन कितने लोग लगवाएंगे, क्या उस तरीके से वैक्सीन लग पाएगी जिस तरीके से सरकार सोच रही है, सबसे बड़ी चुनौती की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति, आपका भी, दुर्गेश, आदित्य, अशोक मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया, विनोद आपका भी शुक्रिया। तो लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। आप लोगों से भी अपील है, अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाइए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।